ठीक है, इसके फैक्टर बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्विस्टेड भी है, तो इसको ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने डिसीजन लिए जाते हैं, बोलो नाम बोलो। 3 डिसीजन है। ठीक है, सबसे पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर आता है डिविडेंड डिसीजन, और द लास्ट डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। पीछे वाले सामने देखेंगे, मैं क्वेश्चनिंग पुट करूंगी अभी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने देखा था वेदर टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट और टू इन्वेस्ट इन करेंट एसेट। या तो हम फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या फिर करेंट एसेट में। ठीक है, फिर हमने डिविडेंड डिसीजन देखा था। बेटा कंपनी के लिए सबसे पहला बहुत अच्छा डिसीजन जो होता है वो डिविडेंड डिसीजन होता है। डिविडेंड किसकी इनकम होती है, बोलो? शेयर होल्डर्स की। ठीक है, डिविडेंड इज द इनकम ऑफ शेयर होल्डर बेटा। ठीक है, शेयर होल्डर्स की इनकम को डिविडेंड बोलते हैं। जैसे जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनकी इनकम को क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट। डिबेंचर्स में क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट मिलता है ना। वैसी शेयर्स की इनकम को डिविडेंड बोला जाता है, और डिविडेंड कंपनी पे करती है अपने प्रॉफिट में से। ठीक है, तो ये डिसीजन जो डिविडेंड डिसीजन है ना बेटा, इसमें कंपनी 2 डिसीजन लेती है। सबसे पहला डिसीजन ये लेती है वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, क्या वो अपना सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड दे दे शेयर होल्डर को। पहला डिसीजन ये होगा। ठीक है, दूसरा डिसीजन मेरे पास ये होगा बेटा कि वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन एंड रिटेन द बैलेंस, कि मैं एक पोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट करूं और बैलेंस को बचा के रखूं। अब जो ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी होती है ना बेटा, वो कई बार ये डिसीजन ले लेती है कि जितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो शेयर होल्डर को दे देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को खुश रखना कंपनी की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो शेयर होल्डर तो बेटा तभी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जब उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो डिविडेंड डिसीजन में कंपनी ये डिसीजन लेती है, या तो वो अपना सारा प्रॉफिट दे देगी शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड, या वो डिसीजन लेगी कि भाई अगर सपोज करो मैं मेरी कंपनी इसी साल मार्केट में आई है, ठीक है, तो अब मेरे को तो रिस्क होगा, पता नहीं मैं चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी, तो मैं कहूंगी मेरे को जितना प्रॉफिट होगा ना उसका मैं कुछ परसेंट जो है वो शेयर होल्डर को दूंगी, और कुछ पोर्शन को मैं रिटेन यानी बचा के रखूंगी। ठीक है, बचा के क्यों रखूंगी? कोई अनसर्टिनिटी आ जाए, मुझे ग्रोथ करनी है, एक्सपैंड होना है, तो मेरे को बचा के रखना पड़ेगा। तो हर कंपनी डिविडेंड से रिगार्डिंग 2 डिसीजन लेती है, ये ध्यान में रखें। ठीक है, या तो वो अपना सारा प्रॉफिट देगी शेयर होल्डर को, या वो कुछ पोर्शन देगी और रिटेन करेगी बैलेंस। जो बैलेंस रिटेन किया जाता है वो दिमाग में रखना क्यों किया जाता है? ग्रोथ और एक्सपेंशन। तो अब इसमें मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, डिविडेंड इज अ इनकम ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, ये ध्यान में रखें, डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स की इनकम। डिविडेंड किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट में से दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कंपनी 2 डिसीजन लेती है, या तो सपोज करो इस साल मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं पूरा 10 करोड़ अपने शेयर होल्डर को दे दूं, तो वो मेरा ये वाला डिसीजन कि मुझे जितना प्रॉफिट हो रहा है मैं उसको सब शेयर होल्डर को दे दूं। या फिर मैं कह रही हूँ 10 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है, चलो मैं 15% शेयर होल्डर को दे दूंगी, ठीक है, बाकी 85% में रिटेन करके रखूंगी, तो वो ये वाला डिसीजन कि एक पोर्शन को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी और पोर्शन को रिटेन करके रखूंगी। ठीक है, तो हर कंपनी ये 2 डिसीजन लेती है, या तो वो सारा प्रॉफिट देगी या वो कुछ पार्ट देगी, कुछ बचा के रखेगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये डिविडेंड डिसीजन है, क्योंकि प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएट करना बेटा आपको डिविडेंड को। तो डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स आपके बोर्ड में जरूर आते हैं। इसके फैक्टर्स जितने भी होंगे ना बेटा, मैं आपको सिर्फ फैक्टर शो करूंगी, उसके अंदर के केस में आप मुझे बताओगे कि इस सिचुएशन में हम डिविडेंड ज्यादा देंगे या कम। ठीक है भाई, तो डिविडेंड डिसीजन में कंपनी यही डिसाइड करती है कि वो ज्यादा डिविडेंड पे करेगी या फिर कम डिविडेंड देगी। तो ये मैं आपको लिखवा चुकी थी डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। अब इसके फैक्टर्स पे आते हैं बेटा सीधा। तो डिविडेंड डिसीजन का पहला फैक्टर होता है अर्निंग्स। ठीक है, जब कोई भी कंपनी जो है बेटा वो डिविडेंड डिसीजन लेगी ना कि वो सारा प्रॉफिट दे दे या पोर्शन दे दे, वो सबसे पहली चीज क्या देखेगी? अपनी अर्निंग्स देखी। डिविडेंड इज पेड, सपोज करो आप मेरे शेयर होल्डर हो, मेरी कंपनी है, ठीक है, अब मैं डिक्लेयर कर रही हूँ डिविडेंड की मुझे कितना परसेंट डिविडेंड आपको देना है। तो सपोज करो मैंने डिक्लेयर कर दिया भाई मेरे को 80% जो है ना वो डिविडेंड आपको देना है। तो इतना ज्यादा मैंने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा, रायन सामने देखो, इतना ज्यादा जो मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा 80% प्रॉफिट का, इसका मतलब यह है कि यार मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरी करंट अर्निंग भी ज्यादा है, और करंट नहीं है तो पास्ट अर्निंग ज्यादा है। मैंने सेव इतना कर रखा है कि मेरे को इस साल कोई दिक्कत नहीं आई, तो मैं इतना लमसम अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो यानी जब हम डिविडेंड डिसीजन लेंगे ना, तो हर कंपनी अपनी दोनों अर्निंग्स को चेक करती है। करंट अर्निंग यानी जो अभी कमा रही है, अभी नहीं कमा रही है तो वो अपनी कौन सी अर्निंग देखेगी? पास्ट अर्निंग, प्रीवियस अर्निंग कितनी। क्योंकि डिविडेंड कंपनी के ऊपर कंपल्शन होता है बेटा, डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और ये कंपनी के ऊपर कंपल्शन है।
अगर आप नहीं दे पाओगे तो आपको अपनी एसेट बेचनी पड़ेगी, बट आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ऐसी डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी कंपनी के लिए कंपल्शन होता है, बाउंडेशन होती है कि अगर इनकम नहीं है जैसे मर्जी करो, खुद बिक जाओ, आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ये कंपनी के ऊपर कंपल्शन। तो जब भी कंपनी बेटा डिविडेंड डिसीजन लेती है तो सबसे पहली चीज कंपनी अपनी क्या देखती है? अर्निंग्स। और कौन सी अर्निंग? करेंट अर्निंग एंड पास्ट अर्निंग। तो ये मैं पूछूंगी, जब कंपनी डिविडेंड डिसीजन लेगी कि डिविडेंड ज्यादा दे या कम दे, तो सबसे पहली चीज वो देखेगी अर्निंग। तो इसमें आप एक्सप्लेनेशन में आप मुझे बताओगे कि मैम डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ कौन सी अर्निंग? करेंट अर्निंग और पास्ट अर्निंग। सो बोथ द अर्निंग शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन लेते हुए बेटा हमें दोनों अर्निंग्स को कंसीडर करना पड़ता है। देखो पढ़ के भी देख लो, डिविडेंड इज आर पेड आउट ऑफ करेंट अर्निंग एंड पास्ट अर्निंग, देयरफॉर अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो डिविडेंड या तो करेंट अर्निंग में से देखते हैं या फिर पास्ट अर्निंग में से देखते हैं। ठीक है, तो अर्निंग्स बहुत मैटर करती है जब कोई भी कंपनी अपना डिविडेंड डिसीजन लेती है। ठीक है भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैं अब आपसे पूछूंगी किसी से भी, तीन फैक्टर होने के बाद, तो अर्निंग में मुझे आप बताओगे कि कौन सी अर्निंग कंपनी देखेगी, करेंट और पास्ट। ठीक है, जब भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी 80% देना है, 50% देना है, 10% देना है, तो वो दोनों अर्निंग देगी, उसके अकॉर्डिंग वो डिक्लेयर करेगी। दोनों ज्यादा है तो वो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर सकती है, दोनों कम है तो वो डिविडेंड कम ही डिक्लेयर करेगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ बेटा बोल। कंपल्शन है ना बेटा कंपनी के ऊपर, खुद बिकेगी बेटा कंपनी, खुद बिकेगी। ठीक है, डिबेंचर पे बेटा बोरोड जितने भी फंड है ना, उन सब पे कंपल्शन होता है। डिबेंचर पे डिविडेंड थोड़ा ना होता है, डिबेंचर पे क्या होता है? इंटरेस्ट, वो भी कंपल्शन है कंपनी के ऊपर। ठीक है, वैसी प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड है, वो भी कंपल्शन है कंपनी के ऊपर। ठीक है, इक्विटी पे कोई कंपल्शन नहीं है, मैंने आपको बताया था, ईयर एंड में जो होगा प्रॉफिट है तो भी उनका है, लॉस है तो भी उनका। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। तो इसको कैसे याद करना है? पहली अर्निंग है, दूसरी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, देखो कई कंपनीज होती है जिनकी अर्निंग स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब अब कई आपके पेरेंट्स होंगे जो सैलरी बेसिस पे सैलरीड होंगे, ठीक है ना, कि मंथली मंथ के एंड में उनको सैलरी मिल रही, ठीक है, और कई होंगे जो बिजनेस क्लास के अंदर आएंगे, ठीक है, जिनका अपना बिजनेस होगा। तो जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है ना बेटा, उसको पता होता है हर महीने उसको इतना पैसा मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, मंथ एंड में उनकी इतनी सैलरी आ रही है। जो बिजनेसमैन होता है ना, कई महीने बहुत अच्छा टर्नओवर होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, और कई महीने उसको लॉस भी बियर करना पड़ता है। तो अर्निंग, ये जो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है ना, इसका मतलब कई लोगों की अर्निंग स्टेबल होती है और कई लोगों की अर्निंग अनस्टेबल होती है। अगर मेरी अर्निंग स्टेबल है बेटा, मुझे पता है मैं हर महीने इतना कमाऊंगी कमाऊंगी, तो मैं डिक्लेयर कर सकती हूँ हाई डिविडेंड। अगर मुझे लग रहा है किसी महीने तो मेरे को अर्निंग होगी नहीं बिल्कुल भी, हो सकता है किसी महीने हो पर कितनी हो वो भी नहीं पता मुझे, तो इफ अर्निंग इज अनस्टेबल तो कंपनी विल डिक्लेयर लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, एंड इफ अर्निंग इज स्टेबल तो कंपनी विल डिक्लेयर हाइयर अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में आप ऐसे दो पॉइंट बनाओगे, अगर स्टेबल अर्निंग है तो कंपनी विल डिक्लेयर हाई डिविडेंड, अनस्टेबल अर्निंग है तो कंपनी विल डिक्लेयर लो डिविडेंड। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो मैंने अभी दो पॉइंट बताए, ये आपसे पूछूंगी एक एक करके। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया था अर्निंग, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ कौन सी अर्निंग? करेंट अर्निंग एंड पास्ट अर्निंग, तो बोथ द अर्निंग शुड बी कंसीडर। दूसरा पॉइंट बताया स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, इफ अर्निंग इज स्टेबल देन द कंपनी विल डिक्लेयर हाइयर डिविडेंड, इफ इट इज अनस्टेबल तो कंपनी विल डिक्लेयर लेस डिविडेंड, तो वो कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। रोमित फोन बेटा अब दिखाना मेरे को हाथ में, फिर देखिए। अब नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो आपने अकाउंट्स में पढ़ भी रखी है बेटा, कैश फ्लो में दो ही सिचुएशन आती है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। अगर मेरी कैश इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो का मतलब क्या, पैसा आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब पैसा जा रहा है, तो इनफ्लो ज्यादा है तो मैं डिविडेंड ज्यादा दे सकती हूँ, कम? ज्यादा, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है। आउटफ्लो ज्यादा है का मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, तो कंपनी विल डिक्लेयर कितना डिविडेंड? लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो इफ कैश इनफ्लो इज मोर कंपनी विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड, आउटफ्लो इज मोर कंपनी विल डिक्लेयर लेस डिविडेंड। ठीक है भाई, ये साइड में ऐसे ऐसे बना के आप लिख सकते हो, याद रहेंगे आपको। तो कैश फ्लो पोजीशन में इनफ्लो आउटफ्लो, ये दो पॉइंट हम शो करेंगे। इनफ्लो ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा दे दो, आउटफ्लो ज्यादा है तो डिविडेंड कम दे। ठीक है, दीक्षा रीड आउट करो ये पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन। नहीं बेटा, कहाँ डिविडेंड जीरो? डिविडेंड मोर या डिविडेंड लेस? कैश इनफ्लो अगर ज्यादा है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे सकती है, क्योंकि इनफ्लो का मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है, तो मैं डिविडेंड भी ज्यादा दे सकती हूँ। आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो ज्यादा है तो कंपनी डिविडेंड कम दे।
ठीक है, पढ़ ले दीक्षा। हम्म। हाँ, तो शॉर्टफॉल ऑफ कैश है बेटा, कैश कम है यानी कैश आउटफ्लो ज्यादा है, तो कंपनी विल पे कितना डिविडेंड, लेस डिविडेंड। और कैश इनफ्लो ज्यादा है तो कंपनी विल पे मोर डिविडेंड। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं याद होती तो आप खुद लिख सकते हो ऐसे, तभी मैंने बोला साइड में बना सकते हो। इफ कैश इनफ्लो इज मोर कंपनी विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड, आउटफ्लो इज मोर कंपनी विल डिक्लेयर लेस। ठीक है ना, ऐसे करके आप शो कर सकते हो। तो हमने तीन फैक्टर याद करें अभी। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था अर्निंग, तो बताओ आप मुझे अर्निंग में क्या बोलोगे, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ current earning and past earning। दूसरा पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, इफ अर्निंग इज स्टेबल देन द कंपनी विल डिक्लेयर हाई डिविडेंड, अनस्टेबल कंपनी विल डिक्लेयर लो डिविडेंड। ठीक है, ये ध्यान में रखना बेटा सारे के सारे पॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, और इनफ्लो आउटफ्लो आपको अभी रिसेंट पता पढ़ा है मैंने। नेक्स्ट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मुंडी ऊपर करेंगे सामने, ठीक है, सभी के सभी आंसरिंग करेंगे। अगर मेरी कंपनी ग्रो करना चाहती है, इफ अ कंपनी वांट्स टू ग्रो, बताओ डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करूं कम? ग्रोथ कब करोगे, जब आपके पास पैसा होगा, यस और नो? तो आपको डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना पड़ेगा, कम, क्योंकि आपको बचा के रखना पड़ेगा। अगर आप डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करोगे बेटा तो शेयर होल्डर के पास ज्यादा पैसा जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा। तो इफ कंपनी वांट्स टू ग्रो देन द कंपनी विल डिक्लेयर लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी है, अब नहीं चाहती और ग्रोथ करना, ठीक है, तो कंपनी कैन डिक्लेयर मोर डिविडेंड। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्लियर हो गया। इसमें भी ऐसा आप एरो बना के लिख सकते हो, वांट्स टू ग्रो, डजंट वांट टू ग्रो। तो वांट्स टू ग्रो है तो बेटा लेस डिविडेंड, डजंट वांट टू ग्रो है तो मोर डिविडेंड। ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है, ध्यान में रखना। करन रीड आउट कर। pay less dividend and retain more money out of profit invest in profitable projects. On the other hand, non-growth companies can pay higher dividend provided they have enough earnings. समझ आ गया बेटा? तो कंपनी हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जनरली पे लेस डिविडेंड। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो आप कम डिविडेंड पे करोगे बेटा, और नॉन ग्रोइंग कंपनी है बेटा तो इट कैन पे हाइयर डिविडेंड। ठीक है भाई, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है, अभी पूछूंगी तुमसे। अब नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, देखो बेटा, नेक्स्ट फैक्टर अब मैं चार पांच बता चुकी हूँ। पहला अर्निंग बताया था, दूसरा अर्निंग से रिलेटेड क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट था कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, याद आ रही है? फिर हमने पढ़ा है ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कई कंपनीज फॉलो करती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब, मेरे को जैसे मैंने फिक्स कर दिया 10%, ठीक है, तो मैं 10% ही दूंगी, वेदर मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो भी मैं 10% ही दूंगी, कम हो रहा है तो भी 10% ही दूंगी। तो अगर मेरी कंपनी ने स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रखी है तो कंपनी उतना ही डिविडेंड देगी जो उसने पॉलिसी को फॉलो करा। लाइक 10% है तो 10 ही देगी, 20 है तो 20 देगी। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का उस डिविडेंड के अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, कई कंपनी जो होती है ना वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो नहीं करती। नहीं करती है इन द सेंस, वो कहती है कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम ज्यादा देंगे, लॉस होगा तो हम कम देंगे। ठीक है, तो उस केस में डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएट होता है, मतलब बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो अगर आपने स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रखी है तो आप स्टेबल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड ही पे करोगे, प्रॉफिट लॉस का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने ये पॉलिसी फॉलो नहीं कर रखी है तो प्रॉफिट होगा तो आप ज्यादा दे सकते हो, लॉस होगा तो आप कम दे सकते हो। तो ज्यादातर कंपनी फॉलो करती है बेटा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कि एक पक्की पकाई इनकम देते रहते हैं शेयर होल्डर को, वो अपने आप खुश रहे। ठीक है, तो लमसम प्रॉफिट हो रहा है तो वो सारा कंपनी का होगा बाद में। ठीक है, और कई शेयर होल्डर मांगते कि भाई हमें ये पॉलिसी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें तो अनस्टेबल दो, कि आप जब ज्यादा कमाओगे तो हमें ज्यादा देना, कम कमाओगे तो कम दे देना, कोई बात नहीं, हम खुश है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बेटा। रोमित रीड आउट कर। हम्म, ठीक है भाई, तो अगर मैंने बेटा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रखी है तो मैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर दूंगी, ये ध्यान में रखना। तो मैं उसको चेंज तभी करूंगी जब मुझे लगेगा कभी मेरे को इतना एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं पूरा साल यही रखूंगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर ऑप्शन होता है कि आप कौन सी डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करें, स्टेबल को फॉलो कर रहे हो तो या फिर अनस्टेबल को फॉलो करें।
और ये शेयर होल्डर पे भी डिपेंडेंट होता है बेटा, शेयर होल्डर कौन सी पॉलिसी मांग रहा है कंपनी से। नेक्स्ट होता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस। मैंने आपको बताया था कंपनी के रियल ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को खुश रखना कंपनी की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। ठीक है, शेयर होल्डर हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर ने ही कंपनी में पैसा लगाना है। तो जब भी मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगी, अब मेरी कंपनी है, आप सारे मेरे शेयर होल्डर हो, दोनों को बाहर निकाल दूंगी। अब बातें करी तो लक्ष्य रायन तुम्हें कह रही हूँ, तो अगर बेटा आप सारे मेरे शेयर होल्डर हो, ठीक है, मेरी कंपनी है, तो मैं जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करूंगी ना कि मैं कितना दे रही हूँ, ज्यादा दे रही हूँ, कम दे रही हूँ, तो मेरे को आपकी प्रेफरेंसेस ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मेरे मेरे शेयर होल्डर मांग रहे हाई रेट ऑफ डिविडेंड, तो कंपनी कैन डिक्लेयर, वो डिक्लेयर करेगी मोर डिविडेंड। शेयर होल्डर नहीं मांग रहे कि ज्यादा दो, कई शेयर होल्डर होते हैं बेटा, अब जैसे कई शेयर होल्डर होते हैं रिटायर्ड पर्सन, तो वो मांगते हैं कि भाई हमें, हम तो रिटायरमेंट हो चुकी है हमारी, हमें महीने का ना एक पेंशन की तरह फिक्स अमाउंट चाहिए। जैसे पेंशन मिलती है सरकार से, वैसे हमें कंपनी से भी चाहिए कि वो एक फिक्स डिविडेंड देते रहे, तो कंपनी वही डिक्लेयर करेगी। ठीक है, अगर कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो रिस्क लेना चाहते, तो वो कहते कि कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, लमसम प्रॉफिट होगा तो आप ज्यादा देना, लॉस होगा तो आप कम दे देना, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपको कौन सी, किसकी प्रेफरेंसेस ध्यान में रखनी पड़ेगी, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर मांग रहे हाई रेट ऑफ डिविडेंड, कंपनी हैज टू, नहीं मांग रहे नीड नॉट, ये दिमाग में रखना। ठीक है, तो देखो इसको भी रीड आउट करते हैं, हर जस्ट रीड आउट कर। हम्म, समझ आ गया बेटा। तो कई शेयर होल्डर तो कहते ही हैं कि हमें तो फिक्स डिविडेंड चाहिए चाहिए, तो कंपनी कभी भी डिक्लेयर करेगी तो उनकी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के फिर डिक्लेयर करेगी, ये ध्यान में रखें। नहीं मांग रहे शेयर होल्डर, रिस्क लेना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंसेस बहुत मैटर करती है, ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट। ये जो पॉइंट है ना बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कौन से फैक्टर कराए थे, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन के दो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, पहले तो तीन डिसीजन है, आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, फाइनेंसिंग। तीनों डिसीजन का एक कॉमन पॉइंट है, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आता है, डिविडेंड में भी आता है, फाइनेंसिंग में भी आता है। ठीक है, तो ये कॉमन याद करना कि तीनों का एक कॉमन पॉइंट है, कैश फ्लो पोजीशन। और डिविडेंड और फाइनेंसिंग का कॉमन पॉइंट ये है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। तो दो मैंने आपको कॉमन बता दिए, तीनों का कॉमन कौन सा था, कैश फ्लो पोजीशन। और डिविडेंड फाइनेंसिंग का कॉमन कौन सा है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में दो पीरियड होते हैं बेटा, या तो बूम पीरियड होगा या फिर रिसेशन होगा। याद आ रहा है, प्रॉफिट कौन से पीरियड में होता है, बूम में, रिसेशन में, थैंक यू बेटा, बूम में। ठीक है, और लॉस होता है रिसेशन में। ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ना बेटा, तो वो जो है अपने आप देखेगी कि टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है। तो ये तो आप मुझे बता ही सकते हो बेटा, ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती, हम्म, कौन सी होती है, ये नहीं ब्लू कलर की चिप्स बनाती है, इस ब्लू चिप, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी, फाइनेंशियली स्टेबल, अडानी, अंबानी, ठीक है, इनकी जो कंपनीज है इनको कंसीडर किया जाता है, टाटा, बिरला, ब्लू चिप कंपनीज के अंदर। ब्लू चिप कंपनीज होती है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। कई बार केस स्टडी में पॉइंट लिखा हुआ होता है ब्लू चिप। ठीक है भाई, ध्यान में रखना इसको। तो इसको रीड आउट करके देखेंगे साथ में, निकलेश रीड आउट कर। हम्म, हम्म, समझ आया भाई। तो ब्लू चिप कंपनी है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी कितना डिविडेंड पे कर सकती है, मोर। तो बूम पीरियड चल रहा है, ज्यादातर कंपनीज कौन सी होती है, ब्लू चिप। ठीक है, अगर मार्केट में बूम पीरियड है बेटा, बूम का मतलब प्रॉफिट है, तो जो ब्लू चिप कंपनीज होंगी वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगी। और जो छोटी छोटी कंपनीज होगी दे कैन डिक्लेयर कितना डिविडेंड, लेस अमाउंट ऑफ। तो रिसेशन में बेटा डिविडेंड का अमाउंट कम डिक्लेयर किया जाता है, और बूम पीरियड में डिविडेंड का अमाउंट ज्यादा डिक्लेयर किया। ठीक है, तो बूम पीरियड में ध्यान में रखना, बूम बूम, ठीक है, बूम में हर किसी को प्रॉफिट है, ठीक है, तो डिविडेंड ज्यादा देंगे। रिसेशन में बूम बूम नहीं करते रहना, रिसेशन में हर किसी को लॉस है, तो डिविडेंड कम डिक्लेयर करें। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, देखो
नेक्स्ट आता है टैक्सेशन पॉलिसी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करना प्लीज। ये केस स्टडी में बहुत बारी आया बेटा बोर्ड के अंदर, टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है भाई, मैं तुम्हें बार बार नहीं बोलूंगी, प्लीज सामने देख लो, लक्ष्य जी सामने देख लो, मेरे से पूछो तो पूछना है। तो टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है बेटा कि देखो, जो डिविडेंड होता है ना शेयर होल्डर्स के हाथ में, तो वो टैक्स डिडक्टिबल, मतलब आपको डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपको जो डिविडेंड मिल रहा है आपकी कमाई पे नो टैक्स। बट जो कंपनी पे करती है ना, उसको डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। मतलब कंपनीज के लिए डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल है, और आपके लिए जो है वो नॉन टैक्सेबल है। आपको डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट कंपनी जो पे कर रही है उनको टैक्स देना पड़ेगा। पहले तो मुझे बताओ इसका मतलब समझ आया जो मैंने लाइन बोली है? आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना है, बट मैं जो डिविडेंड आपको दे रही हूं मेरे को उस पे टैक्स देना है। ठीक है, कंपनीज को डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना पड़ता। ये समझ आ गई मेरी कहानी अब? तो आपके हाथ में डिविडेंड जो है ना वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, बट मेरे लिए वो टैक्सेबल है, मेरे को डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंपनीज को देना पड़ता है। तो आप सोच के बताना बेटा, अगर डिविडेंड के ऊपर टैक्स ज्यादा है तो कंपनी विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड, लेस डिविडेंड? लेस डिविडेंड। कंपनीज को तो लॉस है ना भाई, तो वो तो कम डिक्लेयर करेंगी। अगर डिविडेंड पे टैक्स कम है तो कंपनी विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड। समझ आया? अब ये पॉइंट जो है ना ट्विस्ट होके आता है, शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड पे टैक्स नहीं है, ये दिमाग में रखना, कंपनीज के लिए टैक्स। ठीक है, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बट जो कंपनीज पे कर रही है डिविडेंड उनको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर कंपनीज को लग रहा है भाई डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा है, तो कंपनी विल पे लेस डिविडेंड। लग रहा है कि डिविडेंड पे टैक्स कम है, तो कंपनी कैन पे मोर डिविडेंड, बस। ठीक है भाई, अभी पूछूंगी। अच्छा बताना जरा, मुंडी ऊपर करो। ग्रोथ करना चाहते हो, डिविडेंड ज्यादा दोगे कम? कम। इनफ्लो ज्यादा है, डिविडेंड ज्यादा दोगे कम? इनफ्लो ज्यादा का मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है, तो डिविडेंड ज्यादा दोगे। अर्निंग, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ कौन सी अर्निंग? करंट अर्निंग और पास्ट अर्निंग। अर्निंग स्टेबल है, कंपनी विल पे मोर डिविडेंड, लेस? अनस्टेबल है, कंपनी विल पे टैक्स ऑन डिविडेंड इज मोर, कंपनी विल पे, और कम है तो। और डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए कंपनी को किसकी प्रेफरेंसेस ध्यान में रखनी पड़ती है? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स मांग रहे ज्यादा डिविडेंड, कंपनी हैज टू। नहीं मांग रहे मत दो। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट थे। देखो टैक्सेशन पॉलिसी भी हम रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, राधिका रीड आउट कर दे बेटा। समझ आई? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथों में डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है बेटा, तो शेयर होल्डर तो मांगते हैं ज्यादा दो, बट कंपनी को तो देना है टैक्स, इसलिए उसको सोचना पड़ेगा। पढ़ो बेटा। समझ आया बेटा? तो इसमें काम की लाइन तो ये वाली है, इफ टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इज हायर कंपनी विल पे लेस डिविडेंड, टैक्स कम है तो कंपनी विल पे मोर डिविडेंड। बट वो ध्यान में रखना कि शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल नहीं है, आपके लिए टैक्सेबल। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, दिस इज टैक्सेशन पॉलिसी। तो वो जो आप अकाउंट्स में कर बोलते हो ना, मैंने आपको बोला था क्या बोलते हो तुम लोग, पीबीआईटी बोलते हो ना? हाँ, मैं ईबीआईटी बोलती हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तुम क्या बोलते हो? पीबीआईटी बोलते हो ना? इनकम बोलते हो? ये तो मैंने नया वर्ड सुना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ऐसे बोलते हैं ना? तो बस इस पे खत्म हो जाता है, ऐसे होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये होता है इसका पूरा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, ध्यान में रखना। तो डिविडेंड पे भी टैक्स देना पड़ता है, दिमाग में रखना। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अब ये मैं तुमसे पूछूंगी, स्टॉक मार्केट रिएक्शन देखते हो कभी सीएनबीसी भूले भटके? कहीं कहेंगे सीएनबीसी होता क्या है, क्या होता है उसमें, कौन कौन से एरो बने होते हैं नीचे, कौन कौन से एरो बने होते हैं, कौन कौन से कलर के? कलर बताओ। ग्रीन और रेड। ग्रीन एरो ऊपर तो स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, शेयर का प्राइस। रेड एरो डाउन तो कम हो गया। कितने से कम हुआ लिखा होता है, 1.5, 2.5, 10 रुपए, 12 रुपए, जितना, या बड़ा जितना वो भी मेंशन होता है।
ठीक है, तो स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करती है डिविडेंड के अकॉर्डिंग। इसको ध्यान से समझना प्लीज, कैसे रिएक्ट करती है। अगर मेरी कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर रही है, ठीक है भाई, तो मेरे शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। तो आपको सबको लगेगा ना कि यार ये कंपनी तो प्रॉफिट में जा रही है क्योंकि डिविडेंड ज्यादा दे रही। तो अगर जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करती है ना, उनका मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट कैसे जाएगी अप। जो कंपनी डिविडेंड कम डिक्लेयर कर रही है, उनका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीजेस, तो स्टॉक मार्केट कैसे जाएगी? डाउन। समझ आई? दिस इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ठीक है, ये होता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। हाँ, मैंने सही बोला था ना? मैं मानती हूं मैं मेरे अकाउंट फेवरेट नहीं है, पर इतनी नालायक भी नहीं थी तुम लोगों की तरह। ठीक है, तो दिस इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। रायन रीड आउट करो। market price of share increases, stock market. हम्म, On the contrary, yield in dividend reduces the market price of. ठीक है भाई, तो स्टॉक मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा बेटा? मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाएगा जब डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी, ठीक है, और कम हो जाएगा जब वो डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी। ठीक है भाई, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अभी सारे होके मैं तुमसे पूछूंगी एक एक करके, सारे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे भसड़ का चैप्टर ये इसीलिए बेटा क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर आएगा केस स्टडी में कोट करके बताना होगा, कोई भी नहीं छोड़ सकते, कोई भी नहीं छोड़ सकते। बताऊंगी बाद में बताऊंगी बेटा, तीनों के हो जाने के बाद। अब नेक्स्ट आते हैं लीगल कॉन्सेंट। डिविडेंड डिसीजन में दो कॉन्सेंट्स है बेटा, एक है लीगल कॉन्सेंट और एक है कॉन्ट्रैक्चुअल। आप आगे पढ़ोगे तो लीगल कॉन्सेंट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट, ये भी आप पढ़ चुके हो 2013। कंपनीज पढ़ ही रहे हो आप तो, ठीक है। कंपनी कैसा लग रहा है तुम्हें कंपनी पढ़ते हुए अकाउंट्स में? नहीं शुरू हुई? पार्टनरशिप अच्छी लग रही है, कंपनी अच्छी लग रही है? कंपनी ज्यादा आसान है, पार्टनरशिप ज्यादा आसान थी, है ना? पार्टनरशिप आसान है ना? चलो 50-50 कर लेते हैं यार, आधे कंपनी के साथ है आधे कंपनीज ही है। मेरे को तो कंपनी का क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया था। एडमिशन पार्टनरशिप तो बहुत आसान है, पार्टनर शेयर, ठीक है, 1/2 कितना दे रहे हो, आसान ही तो है यार। कंपनी तो मेरे को बहुत मुश्किल लगती है, तो कर दूंगी यार। हाँ, चलो लीगल कंसेंट भी आते। लीगल कंसेंट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना बेटा, तो कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, मतलब कंपनीज एक्ट की प्रोविजन में जो जो लिखा हुआ है। अब बेटा कोई भी, अब सपोज करो कि जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि कंपनीज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितना मर्जी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती, तो कई कंपनीज की तो मार्केट में क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी। अब हर कोई कंपनी बंदा जो है फिर उन्हीं कंपनीज के शेयर खरीदेगा, बाकियों को तो एडवांटेज ही नहीं मिलेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 ना कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज करती है ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि आप इतना डिक्लेयर कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आपको वो प्रोविजंस देखते हुए फिर डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है रायन, नेक्स्ट क्लास में तेरी मम्मी आएगी, ध्यान में रखिए। ठीक है भाई, तो लीगल कॉन्स्टेंट यही है कि कंपनीज एक्ट 2013 की प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए देन हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखो इसको रीड आउट भी कर लेते हैं। इसी का रीड आउट करेगी? बेटा सर्टेन प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी, समझ आया कि कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ प्रोविजन इंपोज करी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे एग्जांपल से आपको लिख रखा है, प्रोविजन चेंज होती रहती है कुछ कुछ। फॉर एग्जांपल, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कैन नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर। कि पिछले 3 सालों में जो मैं एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी ना बेटा, अब रेट में उससे ज्यादा डबल नहीं कर सकती। तो ये प्रोविजन ध्यान में रखते हुए मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना बेटा कई लोगों की मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में। इसलिए बेटा कंपनीज एक्ट ये प्रोविजन, इसमें आपकी फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज एक्ट ने कुछ प्रोविजन प्लेस करी है ऑन द पे आउट ऑफ डिविडेंड, तो वो प्रोविजन आपको ध्यान में रखते हुए डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट होती है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट।
कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का मतलब क्या? एग्रीमेंट। कंपनी का शेयर होल्डर्स के साथ जो एग्रीमेंट है ना, उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है। देखो, इसको रीड आउट करोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं कोशिश कर लेती हूँ आपको समझाने की। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि सपोज करो आपने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, अब मेरे बैंक से सपोज करो आपने लोन ले रखा है, ठीक है, बहुत बड़ा लोन ले रखा है, ठीक है। अब आपने कंपनी अपनी स्टैब्लिश करी और आप डिविडेंड भी बहुत ज्यादा दे आगे। तो अब मैं, कुछ बैंक्स जो होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई आप इतना डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक्स को भी तो आपने लोन के ऊपर क्या पे करनी है? इंटरेस्ट पे करना है। तो बैंक्स वगैरह ना कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे फ्यूचर में तो इतना करना, ताकि मेरी जो इंस्टॉलमेंट है ना उसमें मेरे को कोई दिक्कत ना आए। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्सेप्ट, कि अगर आप किसी बैंक के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एग्रीमेंट में, तो वो एग्रीमेंट जब आप साइन करते हो ना बेटा, तो वो भी कुछ प्रोविजन आपके ऊपर लगा देते, रिस्ट्रिक्शन लगा देते। तो वो उनकी भी रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, अदरवाइज नहीं। अब मेरे बैंक से आपने 100 करोड़ का लोन ले लिया है और जो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो वो भी 100% डिक्लेयर कर रहे हो, तो मैं तो सोचूंगी भाई ये तो कंपनी बंद हो जाएगी फ्यूचर में, पता नहीं मेरे को मेरा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये भी कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है भाई, देखो इसको रीड आउट करते, करण रीड आउट कर दे बेटा। समझ आया बेटा? तो कंपनीज को ये देखना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट आपने साइन करा है उसकी कंडीशन को वायलेट तो नहीं कर रहा डिविडेंड, उसको देखते हुए डिक्लेयर करोगे, नहीं तो बड़ी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो अच्छा, तो दो कॉन्स्टेंट मैंने आपको पढ़ा है, एक लीगल है और एक कॉन्ट्रैक्चुअल। लीगल कॉन्स्टेंट में क्या लिखोगे? कंपनीज एक्ट 2013। और कॉन्ट्रैक्चुअल में लिखोगे जिस बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट, उसकी रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना। ठीक है भाई, हो गए सारे के सारे। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारा डिविडेंड डिसीजन खत्म हो गया। इसके बाद पेज नंबर बता रही हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के जस्ट हमारे पास फैक्टर रह गए थे। दिखा निकलेश, बुक दिखा, पेज नंबर 88 है बेटा, निकालिए भाई पेज नंबर 88। इसमें एक पॉइंट ऐड कराऊंगी आपको, तीन फैक्टर्स दे रखे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के, ठीक है। तो आपको पहला फैक्टर दे रखा है रेट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हुए आप क्या चीजें देखोगे, किस प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। जैसे डिविडेंड डिसीजन के जो अभी हमने फैक्टर पढ़े ना बेटा, उसमें हमने ये देखा है कि हम डिविडेंड ज्यादा दे या कम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम देखेंगे कि किस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, किस में ज्यादा करोगे, किस में कम करोगे। तो तीनों का एक कॉमन पॉइंट बताया था, क्या बताया था? कैश फ्लो पोजीशन। तो इसमें भी देखो कैश फ्लो पोजीशन होगा। तो आप किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करोगे जिसकी कैश इनफ्लो ज्यादा होगी, आउटफ्लो ज्यादा होगी। तो इसमें कैश फ्लो पोजीशन में क्या लिखोगे? द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन दैट सोर्स वेयर कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन कैश आउटफ्लो। समझ आ गया? तो जहां पे इनफ्लो ज्यादा होगी, आउटफ्लो कम होगी। अब दूसरा हमारे पास आता है, देखो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। बताओ किस में इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, तो रिटर्न शुड बी मैक्सिमम। कंपनी शुड इन्वेस्ट इन दैट सोर्स वेयर द रिटर्न इज मैक्सिमम। तीसरा ऐड करो रिस्क, ये नहीं होगा आई थिंक, लिखा हुआ है? हाँ तो बस बढ़िया है। तो रिस्क 88, तीन तो पॉइंट है इसके, पेज नंबर 88। इंटरेस्ट, हाँ जो रिटर्न ज्यादा हो। रिस्क ऐड करो इसमें, चौथा पॉइंट रिस्क ऐड करो पहले, इसके एक्सप्लेनेशन लिखो जल्दी। द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन दैट सोर्स, द कंपनी, रोमित जी लिखो कृपया करके, द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन दैट सोर्स वेयर द रिस्क इज, रिस्क पॉइंट हेडिंग डाल क्रिश, फिर लिखो द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन दैट सोर्स वेयर द रिस्क इज, आप बताओ मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम। ठीक है, तो रिस्क तो कम होना चाहिए ना, तो कंपनी शुड इन्वेस्ट इन दैट सोर्स वेयर द रिस्क इज मिनिमम।
तो अब ये मैंने 3 पॉइंट तो बता दिए, कैश फ्लोएशन, रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क, और तीनों पॉइंट को मिलाते हैं ना तो आपका लास्ट पॉइंट बनता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब है इन्वेस्टमेंट करते हुए कंपनी क्या क्राइटेरिया फॉलो करती है। भाई कंपनी क्या क्राइटेरिया फॉलो करेगी, कंपनी ये तीनों चीजें देखेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के ब्रैकेट में लिख सकते हो 1+2+3, मतलब ऊपर के तीनों पॉइंट को मिला दो तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बन जाएगा। आप अंदर ये लिख सकते हो कि भाई अगर कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो वो रिस्क भी देखेगी, रिटर्न भी देखेगी, कैश फ्लो भी देखेगी। ठीक है, दिस इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करते हुए कंपनी क्या क्राइटेरिया फॉलो करती है।